हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से चल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नहीं भी चल रही है फिर भी बताएं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, क्लास 9th में आप 9th से पढ़ते आ रहे हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी को हम लोग डी से दिखाते हैं या रो से दिखाते हैं। रो इजकल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। होता है कि नहीं होता? और एक बात याद करो, आप मोल क्लास 9th में और क्लास 11th में मोल जरूर पढ़ के आए होंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता था? मोल बराबर होता था गिवन मास बाय मोलर मास इजकल टू गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों से हम लोग n निकाल सकते थे, यानी मोल निकाल सकते थे। ठीक है। अच्छा, गिवन पार्टिकल अगर आप किसी भी, अगर देखो भाई, आप डेंसिटी किसका निकाल रहे हो? कोई एक यूनिट सेल का ना निकाल रहे हो, तो उस यूनिट सेल में गिवन पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल बोले तो या तो एटम्स होंगे, आयंस होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या बच्चों, यही बात ना है? तो देखो भाई, अगर किसी यूनिट सेल का डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करोगे तो उस यूनिट सेल में एटम कितने हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गिवन पार्टिकल है ना, यहाँ पर गिवन पार्टिकल क्या मतलब निकाल रहा है? जेड इफेक्टिव। क्या निकाल रहा है? उस यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव। जैसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो उसका जेड इफेक्टिव कितना होता है, यानी उसका गिवन पार्टिकल कितना होता है, उस यूनिट सेल में कितना एटम होता है, ये बताओ मेरे को। कितने एटम होते हैं? बीसीसी में 2 होते हैं एटम, तो वही तो जेड इफेक्टिव बोल रहा है भाई। जैसे एफसीसी में बात करें, एफसीसी यूनिट सेल में, तो उसमें हम बोलेंगे भाई उसका जेड इफेक्टिव क्या है? 4 है, यानी उस यूनिट सेल में कितने एटम है? 4 एटम है ना। तो गिवन पार्टिकल बोले तो भाई जेड इफेक्टिव। तो मैं इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख सकता हूं। मैं इसी बात को यहां पर थोपना चाहूंगा, यानी लिखना चाहूंगा। हम लोग क्या जानते हैं? गिवन मास। अच्छा, गिवन मास को कैपिटल एम से और मोलर मास को डब्ल्यू से दिखाते हैं। इजकल टू गिवन पार्टिकल को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए क्या स्टैंड करता है भाई? एवोगैड्रो नंबर है ये। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एन ए की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है एन की। ठीक है। चलो, अब यहीं पर अगर m हम निकालना चाहे तो m बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जेड इफेक्टिव इंटू में मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए। अब ये जो वैल्यू आपके सामने निकल के आ रही है, क्या m की जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट घुसा दो इसमें। किसमें? ये m के जगह पे घुसा दो। क्या कर दो? घुसा दो, बस सिंपल है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा, m के जगह पे हमको ये डालना है, तो जेड इफेक्टिव इंटू में w, यानी w बोले तो मोलर मास, और यहाँ Na और ऊपर में v भी है। अब v यहाँ पर क्या है भाई? वॉल्यूम है। किसी यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम। जैसे एक हम क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो? देखो ध्यान से, सारी बातें समझा के जाऊँगा, अच्छे से समझ में भी आएगी। बस लास्ट तक बने रहे, लेक्चर का आनंद उठाते रहे। ठीक है। सपोज ये क्यूब है, यहाँ पर हमने एटम डाल दिए। एक एटम मतलब हर एक कॉर्नर पर एटम्स हम लगा दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर विड्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, तो हम लोग जानते हैं ये एटम है। ये क्या है? ये सारे जो है एटम्स कॉर्नर पर रखे हुए हैं। और ये जो एक लाइन जो दिख रही है आपको, ये हाइपोथेटिकल लाइन है। क्या है? हाइपोथेटिकल लाइन है, या इसी को हम एज लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एज लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज लेंथ बोलते हैं। जिसको दिखाते किस चीज से? ए से दिखा दे। तो इस एटम से, यानी 2 एटम के बीच की दूरी, यानी कॉर्नर वाले 2 एटम के बीच की दूरी एज लेंथ कहलाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए, फिर सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी ए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से लेंथ क्या है हमारा? लेंथ की वैल्यू ए है तो ए मानेंगे। विड्थ की कितनी है? ए है तो ए। हाइट कितनी है? ए ही है। तो टोटल कितनी हो गई? यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो गई भाई? ए क्यूब हो गई। तो ए क्यूब, किसी भी क्यूब का या यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के जगह पे ए क्यूब लगा देंगे। क्या? ए क्यूब।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिससे हम किसी भी यूनिट सेल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में उसका हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट सेल का डेंसिटी इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, जहां पर वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर, रो जो है हमारा डेंसिटी है, रो क्या है हमारा डेंसिटी है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में एटम की संख्या को कौन दिखाता है, जेड इफेक्टिव। डब्ल्यू है हमारा मोलर मास, डब्ल्यू क्या है भाई, मोलर मास। आगे देखो भाई, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। ए क्या है हमारा, एज लेंथ है, क्या है भाई, ए क्या है हमारा, एज लेंथ है। सिंपल सारी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना बात क्लियर है। अच्छा, कन्वर्जन में भी थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पर, तो इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं, चलो कन्वर्जन थोड़ा बात कर लेते। कन्वर्जन, अरे भाई ये तो मिट ही नहीं रहा, कैसा दे दिया भाई, एक मिनट, वायर्स इधर उधर हो जा रहे हैं यार, कैसा बोर्ड है ये, मिटता नहीं रहता है, रुक जाओ रुक जाओ चलो सिंपल सिंपल बातें करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो देखो कुछ कन्वर्जन देखते हैं। जैसे अगर 1 पिकोमीटर की बात करें, 1 पिकोमीटर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 × 10⁻⁻12 मीटर। और ज़्यादातर नहीं, पूरा तरीके से आपको मीटर में कभी नहीं पूछेगा, हमेशा अगर सवाल आएंगे तो सेंटीमीटर में आएंगे। अगर एज लेंथ की वैल्यू आपको दी रहेगी तो सेंटीमीटर में दे रहेगी, मीटर में नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। जैसे अगर हम 1 पिकोमीटर हो गया, जैसे हम बात करें 1 नैनोमीटर, तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁹ मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये नैनोमीटर हो गया। फिर अगर हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो क्या होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, सिंपल से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। किसकी, ये जो डेंसिटी आप निकालोगे, क्योंकि किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालोगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, उसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा हमेशा। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, यूनिट जेड इफेक्टिव का कोई यूनिट नहीं होता, मोलर मास का ग्राम होता है, ठीक है, एनए की कोई यूनिट नहीं होती, और ए क्यूब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर होता है। बस ये यूनिट लेस है, यू भी यूनिट लेस है, ये यूनिट वाला था तो ये ग्राम में आता है, और ये इसका सेंटीमीटर में आता है, तो यहाँ पर ए क्यू है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिंपल सारी बातें हैं, कोई दिक्कत, चलो इतना नोट कर लो। तो बस इतना ही कंसेप्ट था, ये ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं था इसमें, ठीक है। बस इस पर क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को, क्या बोलो बच्चों जोर से, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव। तो बढ़िया से देखो ध्यान से कि एक भी बात ऐसा पॉइंट बचा है, एक भी बात ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, कमेंट करके अभी पूछ लो भाई। अगर एक भी बातें, मतलब ऐसी बातें जो आपको समझ नहीं आई होंगी, कमेंट करके पूछ सकते हो, बताने वाला हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतना पूरा नोट कर लो, फिर हम इस पर अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, 1-2, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 60 हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर हैज डेंसिटी ऑफ 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। बहुत सिंपल सारी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज लेंथ निकालना है अपना, लोगों को कैसे निकलेगा, अरे भाई बहुत ईजी है, सारी वैल्यूज आप लिख लो। क्या क्या दे रखा है, एटॉमिक मास यानी W दे रखा है आपको 60, ठीक है।
और क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दे रखा है, एज लेंथ आपसे पूछ रहा है, एज लेंथ ए की वैल्यू पूछ रही है। और आपका जो यूनिट सेल है, आपका जो यूनिट सेल बन रहा है, यूनिट सेल वो क्या है, एफसीसी वाला है। और हम लोग जानते हैं भाई एफसीसी में जो जेड इफेक्टिव नंबर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। बस फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला क्या होता है, रो इजकल टू एटॉमिक मास, ठीक है, यानी जो एटम का मास है वो, इनटू में जेड इफेक्टिव नंबर, क्या भाई, जेड इफेक्टिव नंबर डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर, इनटू में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, ए क्यूब को इधर पटक देंगे, उठाएंगे और पटक देंगे तो रो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर पटक दो तो ए क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो एम कितना दे रखा है, एम हमको जो दे रखा है वो 60 है, इंटू जेड इफेक्टिव नंबर 4 हो जाएगा इसके लिए, एफसीसी के लिए, तो लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके बच्चों आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब तो इधर आ गया। अच्छा इधर कौन आया था, अरे भाई इधर कौन आया था बताओगे, है ना, इधर रो आ गया था, रो की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे देखो कितनी है भाई, 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो भाई तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ए क्यूब इजकल टू 64 डिवाइडेड बाय, इसको और मल्टीप्लाई कर लो आप। ओ भाई फ़ोन को निकाल लिया मैं, कैलकुलेटर, अरे निकल जा भाई, हाँ 6.023 इंटू 6.23 वैल्यू आ रही है यहाँ पर 37.52 और इंटू में 10⁻23। अब देखो भाई खेल क्या होता है, सिंपल एकदम है। अब क्या करता हूं, इस 10⁻+23 को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ सर काहे नहीं हो जाएगा, तो ए क्यूब इजकल टू 240 डिवाइडेड बाय 37.52 इंटू में ये नीचे था ना ऊपर गया तो 10⁻23। इसको डिवाइड दो तो, है ना, 240 डिवाइडेड बाय 37.52 वैल्यू आ रही है 6.39, क्या आ रही है 6.39, इसको काटने पर, हाँ इसको काटने पर आ रही है 6.39, ठीक है। अच्छा 6.39 को हम 6.4 लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखो ये क्यूब है ना तो इधर हमको इसको घटाने में आसानी रहेगा, ठीक है, क्योंकि 6.39 का क्यूब नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी ये पॉइंट उधर चला जाएगा तो 63.9 का क्यूब नहीं होगा, मतलब बहुत थोड़ा मतलब हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर 64 का क्यूब देखेंगे तो बहुत इजी से हम उसको कर सकते हैं, तो हम इसको 6.39 को 64 लिख सकते हैं। तो ए क्यूब इजकल टू 64, ठीक है, इंटू 10⁻23। देखो भाई 64 कह रहा हूँ, अरे भाई क्या मैं लिख दिया 6.4, ठीक है 6.4, वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अभी बता रहा हूँ। हाँ देखो भाई कभी भी आप केमिस्ट्री में इस तरह का सवाल बना रहे हो तो जितना इजी उसको किया जा सकता है उतना इजी कर लो आप, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन आप ही पर बोझ बनने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको सिंपल कर लिया, ठीक है, वैल्यू थोड़ी आगे पीछे जाएगी। अच्छा एक और बात, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन भी लिख लो, इसका ऑप्शन है ए नंबर 250 पिकोमीटर, बी नंबर 296 पिकोमीटर, सी नंबर 400 पिकोमीटर, डी नंबर 425 पिकोमीटर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा हमारा सही होता है। अच्छा एक बात करो, इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो ए क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻24, एक बढ़ जाएगा भाई अब यहाँ से ए की वैल्यू यानी यहाँ से क्यूब इधर हटेगा तो ए इजकल टू हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16, 64, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और इंटू में इसका हो जाएगा 10⁻−8, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ 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 हाँ, और ये सेंटीमीटर में, ये वैल्यू कितनी आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है ना। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखो तो कैसा रहेगा अगर इसको ऐसे लिख सकते हो 400 पिकोमीटर, ओ भाई
अरे कितना सिंपल बात, ओहो मजा आ गया सर, मजा आ गया। समझ में आ गया कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 400 पिकोमीटर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी था भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। 4 नहीं तो यहाँ पर भी आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर लो या 400 पिकोमीटर कर लो, क्योंकि हमारा ऑप्शन में पिकोमीटर की तरह दिया हुआ था तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। बहुत इजी था। अगला सवाल, अगला सवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पेश है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे भाई वायर फंस गया, एक मिनट भाई, वायर फंस गया। चलो हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि लीड टू सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। लीड टू सल्फाइड यानी PbS का जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, किसके लिए, इसका जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी क्या होगी, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का जो एज लेंथ है यानी PbS का वो कितना है, 500 पिकोमीटर है। तो Na की वैल्यू तो इतनी दे रखी है और एटॉमिक मास जो है Pb का 207.2, सल्फर का 32। तो अब इस स्थिति में आप कैलकुलेट करके बताओ डेंसिटी किसकी, PbS की डेंसिटी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर होता है जेड इफेक्टिव नंबर, जेड बोले तो एटॉमिक मास इंटू उसमें कितना एटम उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, दैट इज जेड इफेक्टिव नंबर, Na यानी एवोगैड्रो नंबर यानी, और उसके बाद इंटू में AQ जो कि हमारा एज लेंथ होता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको रो ही पूछ रहा है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है। जेड इफेक्टिव नंबर NaCl के लिए क्या है भाई, NaCl जो होता है ना, याद है आपको, NaCl जो है वो पूरी तरीके से FCC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। यानी NaCl में जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो FCC टाइप का होता है। क्या होता है, FCC टाइप का। यानी NaCl में जो स्ट्रक्चर बनता है वो FCC टाइप का बनता है। एकदम सिंपल सी बात है, जिसमें हम बताएंगे Na+, इस पर 2 आयन्स होते हैं, एक Na पॉजिटिव आयन होते हैं और एक Cl- आयन होता है, जिसमें हमारा Cl- आयन CCP लेटाइस कवर करता है। मैं ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बताऊंगा इसका जो है, ये सब बता चुके थे लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जेड इफेक्टिव नंबर इसके लिए, अच्छा पहले जेड है यानी एटॉमिक मास कितना है, इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा मेरे को, PB को और S को। तो PB का है 207.2 प्लस में जेड, टोटल जेड बराबर ZT बराबर, टोटल जेड बराबर 207.2 और 32, दैट इज कितना हो गया हम लोगों का, जोड़ के देख लो भाई। ZT बराबर 729.2 इधर तो होगा ही, है ना। जैसे यहाँ पर 32 कर दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, इधर 32 करो, 32 ठीक है, 0.0, तो इधर 2 9 3 2 239.2 टोटल जेड आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो बस सिंपल सी बात है, तो लिखेंगे 239.2 इंटू में जेड इफेक्टिव नंबर। अच्छा एक और बात, हाँ इसके लिए जो FCC टाइप का बना रहा है तो जेड इफेक्टिव नंबर तो 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत ईजी है। तो जेड इफेक्टिव नंबर 4 डिवाइडेड बाय Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और AQ जो है आपको कितनी दे रखी है 500 पिकोमीटर, 500 पिकोमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500 इंटू में 10⁻⁻10, ठीक है इसको मिटा लेता हूँ, -10 का होल क्यूब, यही होगा, क्यूब है ना इसीलिए। तो रो बराबर, अच्छा इसको आप गुना वगैरह कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग खुद से करना ताकि आपका कैलकुलेशन पावर इंक्रीज होगा। हम यहाँ समय बचाने के लिए कर देते हैं। 239.2 इंटू 4 वैल्यू आ रही है 956 यानी 956.8 डिवाइडेड बाय, इधर भी कर लेता हूँ, इधर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, थोड़ा ऊपर जा रहा है भाई, 956 पॉइंट कितना था भाई 8 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा यहाँ पर 500 का क्यूब क्या होगा, अरे भाई 500, ओ भाई 500 इंटू 500 इंटू 500 का क्यूब निकालेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं अपन लोग, इसको थोड़ा मतलब अगर ऐसे करेंगे ना भाई, बहुत ज़्यादा हो गया 500 का क्यूब। एक काम करते हैं,
अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, पहले 500 का क्यूब रहने देते हैं और इनटू में पहले इसका क्यूब कर लेते हैं। कितना इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -30। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अगर 500 का क्यूब करोगे तो बहुत ज़्यादा हो, चलो मैं लिख ही दूँ। 500 का क्यूब करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 50 1 2 3 4 5 0 ठीक है, और इनटू में 10 टू द पावर -30। अब देखो ये सबको ऊपर ले जाओ, ठीक है। रो बराबर हो जाएगा 956.8 डिवाइडेड बाय 6.023। अब क्या करो, देखो ये 10 टू द पावर -23 और ये सॉरी 10 टू द पावर +23 और ये -30 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा डेफिनेटली, तो 10 टू दी पावर -23 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये माइनस में 23 और ये प्लस में 30। ठीक है, और इनटू में 1 2 5 1 2 3 4 5 6 0 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ मैं। 125 इंटू 10 टू दी पावर 6। चलो इसको भी ऊपर भेज दे। हाँ सर क्यों नहीं भेजोगे आप, डेफिनेटली भेज दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा पहले ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 956.8 डिवाइडेड बाय 6.023 वैल्यू आ रही है हमारी, ये कटने के बाद आ रही है वैल्यू 158.85। कोई दिक्कत, चलो अब बाकी का कैलकुलेशन इधर। रो बराबर 158.85 डिवाइडेड बाय 125 और सारे को तो मैंने ऊपर भेज दिया। यहाँ 10 टू दी पावर 23 कितना था, यहाँ 10 टू दी पावर -23 +30 और यहाँ नीचे था प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ तो प्लस में था ना, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, -6। ठीक है, कर लो भाई। रो बराबर इसको भी गुना कर लो भाई आप। कितना है 158, देखते रहो भाई, यहाँ पे देखते रहो। 158.85 डिवाइडेड बाय 125 वैल्यू आ रही है 1.2, कितना 1.27। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 1.27 इंटू 10 टू दी पावर कितना वैल्यू बचेगा 23 6 23 24 25 26 27 28 29, तो 10 टू दी पावर -29 और +30 इतना ही बचेगा ना। और वैल्यू क्या हो गई, ये कट जाएगा भाई, 10 बचेगा और कुछ नहीं, सिर्फ 10 बचेगा। तो रो बराबर 1.27 और इंटू में 10 डेट इज क्या हो जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा ना। 10 अगर को 10 को डाइजेस्ट करना है तो 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो भाई इसको नोट कर लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इजी था। तो इस तरह से सवाल आ जाते हैं तो बना लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नोट कर लो इसको। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, IIT 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम which crystallizes in a cubic lattice, the density is 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then find the radius of atom। यानी वो जो मेटल का एटम है उसका रेडियस आपको पता करना है। जो आपको वैल्यू दे रखी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कुछ ऑप्शन है 240 पिकोमीटर, 226 पिकोमीटर, 249.6 पिकोमीटर एंड 216.5 पिकोमीटर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो भाई क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो आप। ये देखो डेंसिटी लिखा हुआ है। अच्छा ये तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, वो है 75 ग्राम पर मोल। बाकी का और क्या दिया हुआ है भाई, हाँ यहाँ पर 5 एंगस्ट्रॉम हमारा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, इसका एज लेंथ दिया हुआ है, यानी ए की जो वैल्यू है वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इसको और आगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर हो जाएगा, और इसको और आगे ले जाएंगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। आगे क्या है, डेंसिटी ऑफ, यहाँ डेंसिटी देखो, रो की वैल्यू आपको दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, यानी क्यूबिक लेटाइस दे रहा है, यानी क्यूब की तरह लेटाइस है। मेरे को पता नहीं है कि कौन है, बॉडी सेंटर्ड है,
कि हमारा फेस सेंटर है किस तरह का है मेरे को पता नहीं है। तो पहले तो हमको यही करना पड़ेगा, यानी जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। हमको तो जेड इफेक्टिव पता ही नहीं है, यानी किस तरह का यहाँ पर यूनिट सेल बन रहा है मेरे को पता नहीं है, यानी जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। और आपको इसमें पूछ रहा है कि द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा एज लेंथ दिया हुआ है और डेंसिटी जो दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको रेडियस कह रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जेड इफेक्टिव भी नहीं पता तो पहले जेड इफेक्टिव निकालते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। चलो भाई, तो देखो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, हाँ ठीक है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट और इनटू में आपको जेड इफेक्टिव नंबर डिवाइडेड बाय एन ए इंटू में ए क्यूब, ठीक है। चलो जेड इफेक्टिव इधर जाएगा तो जेड इफेक्टिव इजकल टू वेट नीचे जाता है, यानी रो इधर आ जाएगा, रो इंटू एन ए इंटू में ए क्यूब, ये दोनों टर्म ऊपर जाएगा और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देना, जेड इफेक्टिव निकालना है हम लोग को, ठीक है। बराबर रो की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू में एन ए कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आगे ए क्यूब, यानी हमारा जो ये सॉरी यहाँ पे ये देखो एज लेंथ जो है मैं ये पुट करूंगा, ठीक है, याद रखना ये 5 एंगस्ट्रॉम नहीं, तो मैं क्या पुट करूंगा 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, का 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड डिवाइडेड बाय, थोड़ा लंबा हो रहा है क्या, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई, देखो यहाँ पे दे रखा है 75, चलो 75, ठीक है। और ग्राम पर मोल सॉरी मोल, चलो भाई करें कैलकुलेट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, बहुत इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन इजी है भाई, याद रखना। चलो जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर, चलो अब हथियार निकालो, चलो हथियार निकलेगा। अब आप लोग जो है कैलकुलेशन करना, ठीक है, मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए करता हूँ, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता भी है। ये दोनों को कैलकुलेट करो, 6.023 इंटू में 2 ग्राम, 2 वैल्यू दे रहा है 12 अरे भाई ये तो ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर देता कैसी बात कर रहे हो सर, तो आ जाएगा 12.046 इंटू, अच्छा 5 का क्यूब 125 इंटू में 10⁻⁻24 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय 75, ठीक है 75। चलो अब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर क्या दिक्कत रहेगा। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 75 तो यहाँ से कट जाएगा, 100 डायरेक्ट काटता हूँ, 125, ओ भाई 125 डिवाइडेड बाय 75, यहाँ डायरेक्ट कटेगा नहीं, मैं इसको करता हूँ 5 से, 2 जा और 2 5 और ये कटेगा 15, ठीक है, ये कटेगा फिर से 5 5 जा, ये 5 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा मैं इसको डायरेक्ट ये 12.046 को पूरा 12 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बस इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी देखो, जेड इफेक्टिव बराबर कितना आ गया अच्छा और कोई वैल्यू थी क्या, और कोई वैल्यू था ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो आपने सर एक काम किया ही नहीं, 10 टू दी पावर अतिरिक्त 24 यानी 10 टू दी पावर -24 तो लिखा ही नहीं, चलो लिख दिया, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ, चलो सिंपल सी बात है। चलो इधर कितना हो गया 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू 10 टू दी पावर, ये 24 तो 24 उड़ गया भाई, 24 तो 24 खत्म हो गया है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस में था, 1 मिनट भाई किधर चला गया तू, किधर गया तू, हाँ 10 टू दी पावर 24 नहीं होगा, 10 टू दी पावर 23 होगा, ठीक है, और वो प्लस में था, ठीक है, ये वाला प्लस में था और ये वाला माइनस में था, तो ये कट गया, ठीक है 23 और ये कटेगा, तो ये जो है ऐसे ही रह जाएगा, ये 23 प्लस में है, तो यहाँ पर लगभग 0.0 बच जाएगा, पॉइंट में
0.1 बच जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया। तो 20 इंटू 0.1, 0.1 दैट इज जेड इफेक्टिव नंबर हमको यहां से कितनी आ गई 2। सिंपल सी बात है। चलो जेड इफेक्टिव 2 आ गई, तो अब सिंपल है। अब सिंपल इतना तक पहले नोट करो। अगर जेड इफेक्टिव नंबर स्टूडेंट हमारा 2 आ गया, अगर जेड इफेक्टिव नंबर 2 आ गया, देखो यहां पर अगर जेड इफेक्टिव 2 आया तो इसका मतलब क्या, हमारा जो यूनिट सेल बनेगा इस स्ट्रक्चर में वो हमारा बीसीसी टाइप का होगा, बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड केस में हमारा रेडियस कैसे निकलता था वो देखो। बॉडी सेंटर्ड के केस में रेडियस कैसे निकलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइट थोड़ा कट गई थी। तो बीसीसी के लिए अगर आपको आर निकालना है, बीसीसी के लिए अगर आर निकालना है तो क्या होता है, √3a/4 होता है। क्या इधर से दिख रहा है कि, ध्यान से एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर की वैल्यू आराम से निकाल दो। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू में ए जो है यहां पर हमने निकाल के रखा है कितना 5.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4। चलो हथियार निकालने दो, आप लोग भाई कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्या है देखो ध्यान से 1.732 इंटू 5 वैल्यू आ रही है 8.66, कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 8.66 आ रही है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब इसको और डिवाइड दो भाई, डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू आ रही है 2.1, इसको काटने के बाद 2.1 लगभग में 2.16। ठीक है, तो R इजकल टू 2.16 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में अभी वैल्यू है। ठीक है, इसको मीटर में लेके जाओ। ठीक है, इसको मीटर में लेके जाओ, तो मीटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इजकल टू 2.16 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी -10 हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, इस 2 पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर, हाँ चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट था ना, मैं इसको इधर लेके चला गया। ठीक है, तो कितना आ गया, R इजकल टू आ गया 216 गुने 2 पॉइंट उधर लेके गया तो 10⁻, सॉरी इधर 10 क्यों आ गया, इधर तो पहले -8 ही मान लेते हैं। तो अगर 2 पॉइंट में उधर ले गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब तो इजी है भाई, अब इजी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इजकल टू 216 पिकोमीटर, या R इजकल टू क्या आ गया 216 पिकोमीटर। आंसर है भाई 216.5 अप्रॉक्स में वैल्यू आ गया 216 पिकोमीटर, एकदम सिंपल है। चलो ये IIT 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन कुछ नहीं था। इसको नोट कर लो भाई, बहुत इजी था। चलो नोट करो। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, देखो भाई R इजकल टू 216 गुने 10⁻10 है ना, तो इसको भाई ऐसे कर लो ना, ये अभी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कर लो ना भाई। R इजकल टू क्या हो जाएगा 216 गुने 10⁻⁻12 मीटर में आ गया, तब तो पिकोमीटर हो जाएगा ना भाई। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटीमीटर था, मीटर में बदल दिया, अब तो पिकोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 216 पिकोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू आ गई, नोट कर लो। चलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम रेडियस रेशियो देखने वाले, ठीक है, और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, जो IIT में नीट में आ चुके हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन करवाना है इस टॉपिक से। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि भाई काफ़ी गर्मी भी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।